सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ये ट्रायल बैलेंस था जो कि हमने लास्ट क्लास में बनाया था, और इसके अंदर हमने लेजर्स डाले थे विद ओपनिंग बैलेंसेस। इससे हमें जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मिली थी वो थी जैसे कि बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट हमारी डन थी, मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। अब हम समझ लेते हैं जरा बाकी की रिपोर्ट्स के बारे में, जैसे पी एंड एल, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एंड कैश फ्लो। ये कैसे कैसे देखेंगे, देखने को मिलेंगे हमें। एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। या सो बैलेंस शीट तो हमने बना ली थी, बैलेंस शीट हमारी बन चुकी है। अब पी एंड एल, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक और कैश फ्लो हमें सर देखना है। सर यस। जो हमने आपको पिक सेंड किया है उसमें थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है। डिजिट मैच नहीं हो रही है हमारी। हमने कहीं कुछ गड़बड़ डिजिट की है। मैच नहीं हो रही है? बस कौन सी डिजिट मैच नहीं हो रही है बताओ। ये तो मैं भी पता नहीं लगा पाई सर। मैं देख पा रहा हूँ अभी आपकी स्क्रीन को। हम्म, 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 हम्म। देखो, मुझे जो लेजर्स आपके दिख रहे हैं सारे के सारे ग्रुप्स के साथ, वो मुझे ठीक लगे। इसके अकॉर्डिंग ही मैंने वहां पे आपको बोला है गुड जॉब कि आपने करा, ठीक है। क्योंकि मुझे जो लेजर्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर एंड पेरिफेरल, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, इसका मुझे ग्रुप ठीक लगा। और सारे के सारे लेजर्स के भी बाकी ग्रुप ठीक लगे। मैंने बैलेंसेस पे इतना फोकस नहीं किया है क्योंकि अमाउंट्स मुझे भी इतना याद नहीं है कि भाई किसका कितना है। इट्स ओके। डिफरेंस अमाउंट में ही डिफरेंस की प्रॉब्लम जहां होगा। तक है, अमाउंट में ही प्रॉब्लम अमाउंट में ही हो गई प्रॉब्लम है, होगी अमाउंट वो। में ही प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका जो डिफरेंस है वो 25,45,800 रुपये आना चाहिए, और आपका आ रहा है 25,28,500। ठीक है, तो आप उस वीडियो के अंदर इस चीज को देख कर ये देखो कि अमाउंट का डिफरेंस क्या है। और होगा, अमाउंट का डिफरेंस आएगा, तो ये नॉर्मल सी बात है। क्योंकि जब आई हम विल टाइपिंग करते ट्राई हैं। टू करेक्ट इट। हाँ यश, श्योर। ठीक है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि फंडामेंटली लेवल पे हमने सही लेजर को सही ग्रुप में डाला है। अगर हमने कर लिया तो सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए जी। ग्रुप भी ठीक बनाया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। मुझे जहां तक लग रहा है कि अमाउंट में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होगी। जैसे कि मान लीजिए लिखना होगा हमें 25,085 रुपये, तो हमने गलती से 25,085 की जगह 805 कर दिया हो, या 850 कर दिया हो, ये भी हो सकता है। तो उसको आप अपने लेवल पे करेक्ट कर लीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ भाई यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये सब चीजें आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये बिजी में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हमें इसके यूज टू होना है। सो मैं बिजी सॉफ्टवेयर पे गया, जस्ट लाइक दैट मैंने अपनी ओपन करी कंपनी। कंपनी थी मेरी बिजी ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। मैंने इसको सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये एकदम ओपन अप हो गई, क्योंकि मैंने इसका कोई भी सुपर यूजर नहीं बना रखा है। कोई यूजर आईडी नहीं, कोई पासवर्ड नहीं, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। क्योंकि दिस इज माई लैपटॉप एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस लैपटॉप। तो मुझे पता है कि मेरे लैपटॉप को मेरे अलावा कोई और एक्सेस नहीं करेगा, तो मैं अपने लिए ही क्यों बनाऊँ यूजर आईडी पासवर्ड। तो सिंपली मैं इस कंपनी को ओपन अप करने के बाद यहाँ पे जाऊंगा डिस्प्ले पे, रिपोर्ट्स को देखने के लिए मैं डिस्प्ले पे गया। देन इसके बाद आता है फाइनल रिजल्ट्स का ऑप्शन। फाइनल रिजल्ट्स का मतलब सिंपली ये होता है ऐसी रिपोर्ट्स जो कि हमें फाइनल ईयर, मतलब जिसको हम बेसिकली अकाउंट्स के अंदर कहते हैं फाइनल रिपोर्ट्स। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साल के एंड में बनाई जाती है। इनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो कि हमारी साल के एंड में बनती है, जो कि बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड शो करती है कि बिजनेस की हेल्थ कैसी है, उसको हम बोलते हैं फाइनल रिजल्ट्स। सो बैलेंस शीट बताता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि लाइबिलिटीज और असेट्स। मैं यहाँ पे गया, मैंने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, एंड सिंपली मैंने अपने कॉन्फ़िगरेशन पहले से सेट कर रखे, क्या मुझे रखना है क्या नहीं रखना है, एंड देन ओके। सो ये मेरी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताएगा कि मेरे पास कर्जा कितना है, लाइबिलिटीज कितनी, एसेट्स कितनी है। ठीक है, सो आई कैन इजीली सी दैट, आई कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट कि भाई क्या चीज कितनी है, और मेरे पास कितनी लाइबिलिटीज मुझे रिपे करनी है, और कितनी असेट्स है मेरी जो कि मेरी धीरे धीरे करके लिक्विड, यू नो धीरे धीरे करके जो कि मुझे लिक्विडिटी की तरफ कन्वर्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे डेटर्स हैं। मेरे डेटर्स 6 लाख रुपए के हैं। तो 6 लाख रुपए के डेटर्स होना इज नॉट अ गुड थिंग। इन लोगों से मुझे पैसा रिकवर करना है। ठीक है,
इसी तरीके से मेरे इंश्योरेंसेज हैं, इंश्योरेंस का अमाउंट दिखा रहा है 45,120। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा जो मैंने अनसर्टेनिटी को इंश्योर कर रखा है, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब यही होता है कि हमने भविष्य की किसी अनिश्चितता को सिक्योर कर रखा है, बीमा करा रखा है। तो बीमा इतने रुपए का हमारा है, तो ये अमाउंट कम है। इसका मतलब हमारा जो बीमा है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। इन्वेस्टमेंट्स बहुत ह्यूज है, 22,54,500 के। ठीक है, तो हमें रिटर्न्स भी देखने हैं कि इसके अकॉर्डिंग कितने हमारे बनेंगे। सो इस तरीके से आप अपने एनालिसिस करोगे बैलेंस शीट को देख के कि भाई कौन सी चीज कितनी अमाउंट की है। ठीक, यहाँ पे लाइबिलिटीज की जहां तक हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस खर्चों की, इतने खर्चे हमें पे करने हैं। 69,014, अच्छा ये लाइबिलिटीज है हमारी, ओके। ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, इनको हमें इतना देना है 479100, मोटा मोटा 4,80,000 रुपये। ये हमारे रिजर्व्स हैं, ये वो अमाउंट है जो कि बुरे समय में काम आएगा, क्योंकि गुल्लक तभी काम आता है जब बुरा समय आता है। बुरा समय इन द सेंस, मान लीजिए मार्केट के अंदर कोविड आ गया, कोविड आने की वजह से क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया, कस्टमर बाहर घूम नहीं रहा। ठीक है, तो इस वजह से कंपनी की सेल्स नहीं हो पा रही, पर कंपनी का जो बिजनेस सेटअप है, जिस जगह पे है, कंपनी को उसका रेंट तो देना ही है मकान मालिक को। इसके अलावा कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी देनी है। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज ने जॉब छोड़ दी तो उसका मतलब बिजनेस चलना रुक जाएगा। तो उस बीच में रिसेशन की वजह से कंपनी हो सकता है बंद हो जाए। तो इसीलिए वहां पर हमें एम्प्लॉयज को सैलरी, अपने लैंडलॉर्ड को रेंट, ये दो अमाउंट तो देनी देनी है, जिससे कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी में रहे। जो लोग ये कर पाए उनका लॉकडाउन के बाद भी बिजनेस चला, जो लोग ये नहीं कर पाए उनका बिजनेस बंद हो गया। ये हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, 6,75,420 रुपीज। और इस साल हमने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया है। द रीजन वाई वी है, हमने कोई प्रॉफिट इसलिए अर्न नहीं करा है बिकॉज इस साल के अंदर ना हमने कोई कुछ चीज खरीदी ना कोई चीज बेची, अभी तक हमने कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं करी है। ये हमारे लोन्स हैं 50 लाख रुपीज के, जो कि हमें रिपे करने हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है चीजों को, ये नहीं कि हमने रिपोर्ट बना दी एंड दैट्स इट, नहीं। अंडरस्टैंडिंग भी करनी है कि भाई कौन सी चीज का बैलेंस क्या है और उसका क्या मतलब होता है। मैं स्किप करके बाहर जा रहा हूँ यहाँ से, देन मैं चलता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता क्या है, लेट्स सी। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूंगा एंड देन मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस की चिंता ना करते हुए सिंपली ओके कर दूंगा। कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्यों दिखाएगा? क्योंकि अभी तक हमने ना कोई परचेज करा है ना कुछ सेल्स करा है। भाई जब तक तुम कुछ खरीदोगे नहीं और कुछ बेचोगे नहीं, तब तक तुम्हें प्रॉफिट ना लॉस कुछ होगा ही नहीं। तो सिंपली यहाँ पे सब चीजें जीरो है। ये दिखाने का पर्पस बस इतना सा है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम देखते कैसे हैं। बैलेंस शीट के जस्ट नीचे ही आता है वाला ऑप्शन, और एक बार हम इसके अंदर चले गए तो एक चलो ये हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर हम आ गए हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से अमाउंट कल के दिन रिफिल होती रहेंगी। दो प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। फर्क क्या है दोनों में? ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जो कि हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है। आपने सामान खरीदा और उसको बेचा, 10 रुपए का सामान आप 20 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको 10 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। ये सामान बेचने वाला प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट वो होता है जब आपके बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं आप यहाँ पे दिखाते हो इस जगह पे, और बिजनेस की जितनी भी इनकम्स हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स, जैसे कि रेंट से मिलना इनकम, इंटरेस्ट से मिलना इनकम, है ना। तो उन इनकम्स को भी जब आप रखते हो तो उनके डिफरेंसेस के बाद जो निकल के आता है उसको बोलते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो ये चीज हमें समझनी है, यही कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट होता है। और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिखाता है एक्चुअली में मेरे से पूछोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को दिखा रहा है भाई, कि आपने कंपनी में कैसा परफॉर्म किया। एक साल के अंदर कंपनी को मान लीजिए 70,000 रुपए का लॉस हुआ, तो उसका मतलब कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, बुरी है। और कंपनी को अगर 1,20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उसका मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो प्रॉफिट और लॉस एक्चुअली में कंपनी की परफॉर्मेंस को ही दिखा रहा है। ये बात सच है कि कोई बिजनेस अगर शुरू होता है स्टार्टिंग स्टेज में तो वो लॉसेस में चलता है, क्योंकि एकदम से कस्टमर ब्रांड को धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करता है, तो हमारी सेल्स एकदम से नहीं यू नो बढ़ती है। बढ़ते हुए आगे एस्केप करके नेक्स्ट आता है अब हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारा समरी शो करता है लेजर्स की, वो ऑलरेडी हमने इसी से देखकर बनाया था। हमने इसी को देख के ही, ये जो आपको सामने दिख रहा है यही हमारा ट्रायल बैलेंस है, जो कि हमारा प्रोजेक्ट में था। इसी को देख के हमने विजी के अंदर बैलेंसेस एंटर करे हैं। बट ये बात भी सच है कि हम इसी को अपने सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं। सो चलते हैं यहाँ पर इसको देखने के लिए। ट्रायल बैलेंस आता है हमारा इस जगह पे।
ये रहा ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन। यहाँ पे सिंपली मैंने इस पे क्लोजिंग ट्रायल पे क्लिक करके देखता हूँ, एंड देन बैलेंसेस ओनली। मुझे सभी अकाउंट्स देखने हैं, सो ऑल अकाउंट्स, एंड देन आई सिंपली क्लिक दिस ओके बटन। सो एज यू कैन सी दैट दिस इज योर ट्रायल बैलेंस। इसके अंदर जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनके जो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस होंगे वो दिख जाएंगे। अब ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या भला है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, असेट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। यही वजह है कि जब मैं यहाँ पे कैश पे गया तो कैश का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि कैश एक असेट है। और यहाँ पे जब मैं गया फॉर एग्जांपल लोन पे, या फिर इस वाले लोन पे, लोन फ्रॉम HDFC, तो ये हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमने लोन लिया है। तो 50 लाख रुपए क्रेडिट पे दिखा रहा है। तो ये डेबिट क्रेडिट आपको तब क्लियर होगा जब आपको ये क्लियर होगा कि असेट और लाइबिलिटी क्या होती है। ठीक। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं सामने, ये सारे के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज हैं, और इनके डेबिट और बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस आपको दिख रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस में हमें ये देखने को मिलता है कि जितने भी हमारे बिजनेस के अकाउंट्स हैं उनका बैलेंसेस क्या है डेबिट और क्रेडिट के लेवल पे। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो देखने के लिए चलते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो ये देखना बहुत जरूरी है। कैश बुक। कैश बुक क्या दिखाता है? कैश बुक के नाम से क्लियर हो रहा है, ये एक्चुअल में ये दिखाता है कि बिजनेस के अंदर हमारे पास टोटल कैश कितना है, जिसको हम सीधे शब्दों में रोकड़ा भी बोलते हैं। इसको देखने के लिए हम चलते हैं अकाउंट बुक्स के अंदर, और अकाउंट बुक्स के अंदर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है कैश और बैंक बुक। इस पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर मैं चूज करना चाहूंगा मल्टीपल कॉलम, और ये कह रहा है कि मल्टीपल कॉलम के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पहले सेट करनी पड़ेगी, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड ट्राई करता हूँ सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम के अंदर ये पूछेगा अकाउंट नेम, तो मैंने यहाँ पे स्पेस बार दबाया। मैंने बोला कि भाई मुझे केवल कैश को देखना है, और मैं इसको पूरा ओके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर कैश और बैंक बुक के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। कह रहा है कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है कैश का वो ये है 1,85,200 रुपये। बट इस बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन अभी तक नहीं हुई है, ये बात बिल्कुल सच है। इसीलिए रिपोर्ट बिल्कुल ब्लैंक आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने कोई ट्रांजेक्शन करी नहीं है, ना हमने कैश रिसीव करा है इस ईयर में, ना ही हमने कैश पे करा है, तो इसलिए कुछ नहीं दिखाएगा। और जहां तक सवाल है बैंक वाले ऑप्शन का, अगर मैं बैंक वाला ऑप्शन चूज करता हूँ तब भी कुछ नहीं दिखाने वाला, क्योंकि अभी तक हमने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करी है, तो ओपनिंग बैलेंस ही दिखाएगा केवल। इस रिपोर्ट को देखने का फायदा इतना सा है बस सिंपल, कि अगर आपको बस ये देखना है कि मेरे बिजनेस के अंदर इन 30 दिनों में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, और किससे मुझे पैसा मिला, यानी कि केवल हमारा फोकस पैसे को लेकर है, तो ये रिपोर्ट बेस्ट है। तो अकाउंट्स के अंदर यही होता है कि हमारे फोकस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स ऑटो रिपोर्ट्स होती हैं, जिससे कि हमारा जो विजन है वो फोकस्ड रहे, और हम जो कंक्लूजन है, जो निर्णय है वो निकाल सकें फटाफट से देखकर। क्योंकि अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर इस चीज को समझने के लिए जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें वहां पे होंगी, कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो हर रिपोर्ट का अपना एक मीनिंग है, एक यूज है, अगर हम उसको समझ लेते हैं तो बात आसानी से समझ में आ जाती है सिंपली। अगली रिपोर्ट है कैश फ्लो। कैश बुक और कैश फ्लो में क्या फर्क होता है? फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहाव। तो कैश का बहाव दो प्रकार का होता है, या तो कैश आएगा या जाएगा। और जब मैं बात कर रहा हूँ कैश की, तो मैं बात कर रहा हूँ एक तरीके से बैंक की भी, क्योंकि बैंक के अंदर जो पैसा है वो भी कैश ही है। मेरे पास 10,000 रुपये कैश में आए, मेरे पास 10,000 रुपये बैंक में आए, तो दोनों बातें एक ही हैं। क्यों? क्योंकि है तो दोनों पैसे ही। फर्क कितना है कि जो 10,000 रुपये कैश में आए हैं वो मेरा लिक्विड कैश है, यानी कि वो एक तरीके से हार्ड मनी है। और जो 10,000 रुपये मेरे पास बैंक में आए हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैश। वो एक तरीके से सेफ मनी है, वो सिक्योर मनी है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली, यहाँ पर हम देखने चलेंगे जरा कैश फ्लो को। तो अकाउंट बुक्स के अंदर चलते हैं, एंड यहाँ पे सर्च करते हैं इस ऑप्शन को, कहीं पे कैश फ्लो अगर दिखे। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ओके लेट्स गो टू फाइनल रिजल्ट्स। फाइनल रिजल्ट्स के अंदर भी नहीं है। ऐसे सर्च करना होता है अकाउंट समरी। MIS रिपोर्ट्स, या MIS रिपोर्ट्स के अंदर नंबर 1 ऑप्शन है कैश फ्लो। यहाँ पे हम गए, एंटर किया, समरी ऑफ समरी फॉर ऑल मंथ्स मैंने एंटर किया, एंड यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, सिंपली बता रहा है कि देखो अप्रैल के अंदर जो तुम्हारा
टोटल अमाउंट है कैश फ्लो वो है 1,76,98,883। ये हमारा है। और जब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है इनफ्लो आउटफ्लो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये रिसीव हुए रणबीर से, तो वो आएगा इधर। और आपने सूरज को 7,000 रुपये पे करे तो वो आएंगे इधर, आउटफ्लो। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर और देखते हैं हमें क्या करना है। जो हमारा फोर्थ लेसन है वो है अकाउंट रिसीवेबल्स के बारे में। अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं वो हम समझेंगे इसके अंदर। आउटस्टैंडिंग बिल डिटेल्स ऑफ डेटर्स। जो हमारे डेटर्स होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना होता है क्योंकि हमने उनको सामान या सर्विसेज उधार में बेची हैं। अगर हम किसी को सेवाएं, वस्तु या सेवाएं उधार में बेचते हैं तो हमारे डेटर बन जाते हैं वो लोग। ठीक है। तो जो हमारे डेटर हैं उनकी जो आउटस्टैंडिंग बिल डिटेल है उसको हम बोलेंगे अकाउंट रिसीवेबल्स। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हमें किसी से पैसा लेना होता है तो हमारे पास प्रूफ भी होना चाहिए कि भाई हम किस बिल का कितना पैसा उससे मांग रहे हैं। आपने किसी रिटेलर को एक महीने में 50 बार सेल करी, और उस 50 सेल के अंदर उसने कई बार पैसा दिया, कई बार उसने पैसा नहीं दिया। तो आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए पेपर के अंदर कि उसने किस बिल का में कितना पैसा दिया है और कौन सा ऐसा बिल है जिसका उसने बिल्कुल पैसा नहीं दिया है। तो ये पूरा का पूरा लेखा जोखा अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। अकाउंट रिसीवेबल दिखता कैसे है मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ये है सामने। इसको बोलेंगे जी अकाउंट रिसीवेबल। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, दैट्स हाउ। चलिए इसको मैं ओपन अप कर लेता हूँ, ऐसे देखते हैं। अब ये जो अकाउंट रिसीवेबल है ये दिखा क्या रहा है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए जी, ये है डेट का कॉलम, ये है बिल नंबर का कॉलम, ये है पार्टी के नेम का कॉलम, ये है पेंडिंग अमाउंट का कॉलम। पेंडिंग अमाउंट का मतलब हमें पता ही है, इतना पैसा हमें लेना है। ठीक है। और अब यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है कि टोटल हमें कितना पैसा लेना है। टोटल लेना है हमें 30,32,958 रुपए। ये एग्जाम्पल है रिपोर्ट के थ्रू जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इन सभी पार्टी से टोटल इतना पैसा लेना है, यानी कि मार्केट में इतना पैसा हमारा फंसा हुआ है। ठीक। तो अगर ये रिकॉर्ड मेरे पास रहता है कि भाई किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, किस बिल के तहत लेना है, तो मुझे बिल्कुल क्लियर होगा कि मुझे किसको कॉल करना है, किससे बात करनी है। बट ये बात भी सच है कि हम एकदम से 30,32,958 रुपये जो हमारा पैसा फंसा हुआ है मार्केट में, वो एकदम से उठाने के लिए किसी को भी कॉल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमें एक चीज समझनी है। देखो, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सिएस्टा एडवर्टाइजर्स, 8,42,700 रुपीज। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये जो पार्टी है, इस पार्टी से जो हमें पैसा लेना है, इसने हमारा पैसा 4 महीने से नहीं दिया, तो आप बोलोगे ये तो बहुत ज्यादा समय ले लिया इसने, इसके ऊपर तो इंटरेस्ट भी लगाओ। और अगर मैं बोलूं कि ये जो सबसे नीचे वाली पार्टी है जेनोड एंटरप्राइजेस, 50,000 रुपये, इसने अभी तक पैसा इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने इसको कल ही सेल करी है, यानी कि 2 ही दिन हुए हैं। तो आप बोलोगे इतनी जल्दी क्या है, क्यों हम इनको कॉल करें? तो यही चीज हमें समझनी होती है अकाउंट रिसीवेबल में। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर हमें इस तरीके से टाइम पीरियड शो होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। कौन सा ऐसा बिल है जो 30 दिन पुराना है, कौन सा ऐसा पेमेंट है जिसको पेंडिंग हुए 30 से 60 दिन हो चुके हैं, 60 से 90 दिन, 90 से 120 दिन, और 120 दिन से ज्यादा। अगर मुझे ये पिक्चर क्लियर है तो मुझे ये पता हो जाएगा कि सबसे पहले मुझे इन लोगों से पैसा लेना है। समझ में आ रहा है? इन लोगों से, क्योंकि इनसे जो पेमेंट मुझे लेनी है उसको पेंडिंग हुए मोर देन 120 डेज हो चुके हैं। 120 दिन का मतलब 4 महीने। तो सबसे पहले मैं इनको कॉल करूंगा 21,39,708 रुपए के लिए, इन सबको। समझ में आ रहा है? ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेरा पैसा 4 महीने से नहीं दिया। उसके बाद मैं करूंगा इनको कॉल और फिर करूंगा मैं इनको।
तो अकाउंट रिसीवेबल्स के अंदर हमारे सामने ये पिक्चर जब क्लियर होती है ना, तब हमें पता चल जाता है कि हमें एग्रेसिव कॉल किसको करना है और किसको हमें सॉफ्टली कॉल करना है, सॉफ्ट बात करनी है, नॉर्मल। तो दिस इज अकाउंट रिसीवेबल्स। ये ओनर की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रिपोर्ट भी होती है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो पैसा आता है ना, वो इसी रिपोर्ट के थ्रू आता है। खुद सोचो आप, ओनर ने लोन लिया, लोन लेने के बाद उसने अपना बिजनेस सेटअप करा, प्रोडक्ट्स खरीदे उधार में, एम्प्लॉयज को वो सैलरी दे रहा है, बिजनेस का रेंट दे रहा है, खर्चे पे कर रहा है, और उसके बाद वो सेल कर रहा है। किनको? इन सबको उधार में। तो उसके पास तो मेन जो सहारा है पैसा, पैसा कमाने का, वो तो यही है, इन सब से। तो ये रिपोर्ट कभी भी देख लेना, किसी भी अकाउंट जॉब के लिए, Naukri.com में देखना, Shine.com में देखना, कहीं पे भी देखना, किसी भी अकाउंट जॉब के अंदर कोई भी अगर एम्प्लॉयर रिक्रूटमेंट कर रहा होगा, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन में अकाउंट रिसीवेबल्स जरूर मांग रहा होगा, कि भाई बंदे को अकाउंट रिसीवेबल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कैसे दिखता है ये सब चीजें। अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है, वो है बिल। बिल क्या होता है? बिल कुछ नहीं है, सिंपल है। बिल का मतलब है एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के सबूत को ही हम बिल बोलते हैं। ठीक है? दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हुई, तो वो ट्रांजेक्शन का जो सबूत है वो बिल है। अगर बिल फट गया, गायब हो गया, जल गया, तो ट्रांजेक्शन का सबूत भी मिट गया। इसलिए बिल बहुत जरूरी होता है। बिल से ये पता चलता है हमें कि कौन किसको पैसा देगा और किसने किससे क्या चीज उधार में खरीदी है। कौन किसे पैसा देगा, कौन पैसे प्राप्त करेगा। सप्लायर कौन होता है? सप्लायर वो पर्सन होता है जो वस्तु या सेवाएं सप्लाई करता है, उधार में या कैश में। द पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट और कैश बेसिस, उसको हम सप्लायर बोलेंगे। कस्टमर कौन होता है? कस्टमर वो होता है जिसको हम गुड्स या सर्विसेज, वस्तु या सेवाएं, ठीक है, उधार में या फिर कैश में बेच रहे हैं। ठीक, अगर मैं किसी कस्टमर को ब्रेड बेच रहा हूँ उधार में, ठीक है, तो मेरा कस्टमर है। अगर मैं किसी के बाल काट रहा हूँ मान लीजिए, तो वो सर्विस के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं उसको सेवाएं दे रहा हूँ। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं उसको उधार में वो चीज बेच रहा हूँ, तब वो कस्टमर मेरा डेटर बन जाएगा, डेटर। परंतु अगर मैंने उससे कैश ले लिया उसी समय में, तो वो मेरा डेटर नहीं है, तब वो मेरा कस्टमर ही है। यानी कि कस्टमर आपका डेटर तब बनता है जब आप उसको उधार में कोई चीज बेच देते हो, तब वो कस्टमर ट्रांसफॉर्म हो जाता है डेटर में। अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी है, वो है B2B और B2C मॉडल। यदि आपकी एक किराने की दुकान है और आप उस किराने की दुकान के अंदर देखते हो कि आपका कस्टमर आपसे सामान खरीद के जाता है और आपको पैसा देता है, तो उसके अंदर, यानी कि आप B2C मॉडल में डील कर रहे हो। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि आप एक बिजनेस हो और डायरेक्टली आप एंड कस्टमर को माल बेच रहे हो। ठीक है? यदि आपका बिजनेस ऐसा है कि भाई आप प्रोडक्ट बनाते हो और उसके बाद आप उसको डायरेक्ट सेल नहीं करते हो कस्टमर को, आप किसी रिटेलर के थ्रू सेल करते हो। मान लीजिए आप आइसक्रीम बनाते हो और आप आइसक्रीम बनाकर बेचते हो पार्लर में, जो आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं, ठीक है, या फिर आइसक्रीम के जो स्टॉल्स होते हैं, या फिर रिक्शे वाला जो आइसक्रीम वाला होता है। तो अगर आप उनको बेचते हो, तो दिस मॉडल इज कॉल्ड B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसको B2B इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप खुद एक बिजनेस हो और जिसको आप दे रहे हो वो भी बिजनेस है। तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि जो भी मॉडल पे आप काम कर रहे हो, उसके अंदर आपका कस्टमर कौन हुआ। B2B मॉडल, मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं अगर सामान दूंगा तो किसको दूंगा? डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा। ठीक है, तो मेरे लिए मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मेरा कस्टमर है। और अगर मेरी दुकान है और मैं सामान बेचता हूँ, या फिर मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मैं B2C में डील कर रहा हूँ। तो मेरा कस्टमर कौन है? स्टूडेंट। मेरा कस्टमर कौन है? जो मेरे से प्रोडक्ट खरीद रहा है, अगर मेरी दुकान है तो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि कस्टमर का मतलब हम एक्चुअली में कुछ और समझते हैं, कि भाई वो इंसान जो कि सामान खरीदता है, ऐसा नहीं है। बिजनेस की लैंग्वेज में कस्टमर का मतलब ये होता है।
अकाउंट पेबल्स क्या होते हैं? अकाउंट पेबल वो रिपोर्ट होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें किसको कितना पैसा देना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमारे सप्लायर हैं, इन सप्लायर को हमें इतना पैसा देना है, तो ये हमारे अकाउंट पेबल्स के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि अकाउंट पेबल्स रिपोर्ट से ये क्लियर होता है हमें कि ये सारे के सारे जो हमारे क्रेडिटर हैं, हमें इनको इतना पैसा देना है क्योंकि हमने इनसे कुछ उधार में खरीदा होगा। इस रिपोर्ट से एक पिक्चर ये क्लियर होती है कि मार्केट में कितने लोगों को हमें कितना पैसा देना है। और ये जो लोग हैं इतने कम क्यों हैं? क्योंकि ये सारे के सारे हमारे सप्लायर हैं। और बिजनेस के अंदर रूल ये है कि हमें कम से कम सप्लायर से माल खरीदना चाहिए। खुद सोचो, अगर मैं 10 प्रोडक्ट 10 अलग अलग बंदों से लूंगा तो मेरी कॉस्टिंग ज्यादा होगी, एज कंपेयर टू अगर वही 10 प्रोडक्ट मैं एक इंसान से लूंगा। जब मैं एक ही इंसान से ज्यादा सामान लूंगा तो मुझे वो डिस्काउंट भी तो देगा। कौन सा डिस्काउंट देगा? ट्रेड डिस्काउंट दे सकता है वो वॉल्यूम डिस्काउंट दे सकता है, यानी कि वॉल्यूम डिस्काउंट मतलब ज्यादा खरीदने में जो डिस्काउंट मिलता है। वो मुझे कैश डिस्काउंट दे सकता है अगर मैं उसको जल्दी पेमेंट करता हूँ, और अगर मैं उसको लगातार ऑर्डर देता रहता हूँ तो वो मुझे और डिस्काउंट देगा। तो अकाउंट पेबल्स के अंदर इसीलिए हमारे सप्लायर्स कम होते हैं, और ऐसा होना अच्छा है। सप्लायर ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सप्लायर ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपके बिजनेस के अंदर जो कॉस्ट कंट्रोल है वो अभी तक आपने अचीव ही नहीं करा है, आपने अपनी जो कॉस्टिंग है उसको अचीव ही नहीं करा है। अब बढ़ते हैं आगे, स्टेप्स टू एंटर बिल वाइज डिटेल्स। अब हमें अपने बिल वाइज डिटेल्स एंटर करनी है। इसका क्या मतलब हुआ? आपको क्या करना होगा? आपको ओपनिंग बैलेंसेस की फिगर पे जाकर बिल नंबर्स डालने हैं। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये क्या चीज है? ये आपके डेटर और क्रेडिटर के बिल वाइज डिटेल्स है। राइट हैंड साइड पे जो दिख रहा है वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहे हैं वो हमारे डेटर्स हैं। और ये इनकी बिल वाइज डिटेल्स है। रणबीर गोस्वामी ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। अगर हमें इनको पेमेंट करनी है तो ये इनकी बिल वाइज डिटेल्स है जो कि हमें एंटर करनी है अपने बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंदर। और अबीर और सूरज की भी अगर हम ये डिटेल्स एंटर कर देते हैं तो हमारी अकाउंट रिसीवेबल्स और अकाउंट पेबल्स की रिपोर्ट बन जाएगी। तो चलिए इसको एंटर कर लेते हैं फटाफट से। कैसे करना है देखो, बिजी सॉफ्टवेयर पे जाओ, यहाँ पर हमें जाना है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मास्टर्स अकाउंट एंड मॉडिफाई। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमें बनाना है वो क्या है। जैसे अबीर प्राइवेट लिमिटेड, पहले अबीर का बनाना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली AB। तो अबीर प्राइवेट लिमिटेड वैसे भी टॉप पे ही आ रहा है, क्लिक करा। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अबीर प्राइवेट लिमिटेड आ गया। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब हमने लेजर बनाया था तो ये वाला ऑप्शन मैंने नो कर रखा था, मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन पे जाकर वाई का बटन दबा दूंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे बिल बाय बिल बैलेंसिंग करनी है, मुझे बिल बाय बिल डिफाइन करना है इस बैलेंस को। तो मैंने एंटर किया और F2 का बटन दबाया। तो अब जाके इस वाली विंडो पे हम आ गए, और यहाँ पर हमें सिंपली ये सब चीजें डालनी है। सबसे पहले मेरे से पूछ रहा है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर बोले तो बिल नंबर S1261। तो मैं इस बिल नंबर को यहाँ पे एंटर कर दूंगा कि भाई इस बिल नंबर के तहत मुझे अबीर से पैसा लेना है। अब ये पूछ रहा है डेट, कौन सी डेट को तुमने सेल किया था। तो ये डेट है 1 दिसंबर 2017, पिछले साल की डेट है ये, जो कि हमें यहाँ पे डालनी है। इसलिए डालनी है जिससे कि रिकॉर्ड में हम दिखा सकें इसको। कितने रुपए की सेल करी थी भाई? 1,30,000। तो यहाँ पे आपको 1,30,000 रुपये लिखना है। अब ये पूछेगा आपसे ड्यू डेट, कि 1 दिसंबर को जब तुमने सेल करी थी तो सेल करने के बाद जो ड्यू डेट थी, यानी कि जिस दिन तुम्हें पैसा मिल जाना चाहिए था, वो डेट कौन सी थी। तो वो होगी 21 दिन के बाद। क्रेडिट डेज का मतलब होता है जितने दिन की आपने मोहलत दी है सामने वाले को। अब मैं अगर अबीर को 1 दिसंबर को सेल कर रहा हूँ 1,30,000 की, तो मैं ये नहीं बोल सकता ला मेरा पैसा दे तुरंत। मैं उसको बोलूंगा भाई आपके पास 21 दिन है, 21 दिन तक आप माल बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप मेरा पैसा दे देना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 दिसंबर में 21 दिन ऐड करूंगा, कितने बैठे 22 तारीख, तो यहाँ पे मैं 22 दिसंबर लिख दूंगा। इस तरीके से काम करना होगा। अब देखो जैसे मैंने 22 दिसंबर लिखा है, यहाँ पे देखो 17 आ रहा है, यहाँ पे 22 दिसंबर 2022 आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये चीज जो चल रही है ना अभी ड्यू डेट वाली, ये हमारे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चल रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 22 दिसंबर 17 ऐसे लिखूंगा।
समझ में आ गया? इस तरीके से काम करना होगा। टोटल जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2.5 लाख रुपए का है। 2.5 लाख रुपए में से मैंने 1,30,000 रुपए तो दिखा दिए, तो रिमेनिंग कितना बचता है हमारा? रिमेनिंग बचता है हमारा 1,20,000 रुपए। तो अब उसकी डिटेल हमें चढ़ानी है। वो है 2 फरवरी 2018 की, और बिल नंबर है S1360। तो हम यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे कि इस बिल नंबर के तहत हमने 2 फरवरी 2018 को 1,20,000 रुपए की सेल करी थी। और यहाँ पे भी हमने उसको 21 दिन की मोहलत दी थी, यानी कि 23 फरवरी 2018 तक पेमेंट आ जानी चाहिए। इसको कर दो ओके और सेव। तो ये हमने डिटेल चढ़ा दी। इसी तरीके से हमें बाकी भी चढ़ानी है। फटाफट से मैं चढ़ाऊंगा अब सूरज की, देखते रहो फटाफट से। सूरज लिखा, मैंने एंटर किया। यहाँ मैं इस वाले ऑप्शन पे गया, वाई का बटन दबाया, F2 करा, और यहाँ पर आया S3012। इस बिल नंबर के तहत मैंने सूरज को सेल करी थी 1 मार्च को 2,25,000 की। और मैंने 15 दिन की मोहलत उसको दी थी। तो कितना बैठा? 16 मार्च। उसके बाद मेरी जो अगली सेल थी सूरज को, वो थी 31 मार्च को इस बिल नंबर के तहत। 31 मार्च 2018 इस तरीके से लिखना होगा। और 15 दिन की मोहलत हमने उसको दी थी, तो 15 दिन के हिसाब से बैठना चाहिए 14 अप्रैल। डन। और जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये देखो, आप देख सकते हो इस जगह पे राइट हैंड साइड पे पेंडिंग बिल्स का ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ पे कितने बिल पेंडिंग है जिसके तहत हमें पेमेंट मिलेगी। तो पेमेंट मिलने वाला तो हो गया, अब पेमेंट देने वाले की बात कर, क्रेडिटर्स की बात करते हैं जिनको हमें पेमेंट करनी है। तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो है रणबीर और गोस्वामी। इनको हमें पेमेंट करना होगा इस बिल के तहत, तो इसकी भी डिटेल हम चढ़ा देते हैं फटाफट से। मैं रणबीर पे गया, एंटर किया, और यहाँ पर मैंने बिल बाय बिल बैलेंसिंग का ऑप्शन यस किया। F2 कर रहा हूँ, रेफरेंस नंबर डालूंगा P0123। इस बिल नंबर के तहत मैंने 1 जुलाई 2017 को 65,000 रुपये, 65,000 रुपये की परचेज करी थी। और मेरे को जो मोहलत मिली थी, अब ये जो 21 दिन आपको दिख रहा है, ये 21 दिन की मोहलत रणवीर ने हमें दी होगी, क्योंकि जो सामान बेचता है उसके पास एडवांटेज होती है मोहलत देने की। मोहलत मतलब क्रेडिट डेज। तो रणवीर मेरा क्रेडिटर है, मैंने उससे उधार में माल खरीदा होगा, तो उसने मुझे मोहलत दी कितने दिन की? 21 डेज। ये बैठेगा 22 जुलाई 2017। अगला है P0167, 2 अक्टूबर 2017, 70,000 रुपये। और कितने दिन की मोहलत है? 21 दिन, तो ये बैठा हमारा 23 अक्टूबर। लास्ट है P0205, ये 31 जनवरी का बैठा है बिल। 31 जनवरी 2018 को हमने परचेज करी थी। कितने रुपए की? 1,19,100 रुपये। और ये हमारा बैठा है कितना? 1,19,100। 21 दिन के हिसाब से बैठेगा ये मोटा मोटा हमारा 22 तारीख, 22 फरवरी 2018। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब मैंने यहाँ पर सूरज का डिटेल डाला था, तो सूरज की डिटेल के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो रिमेनिंग अमाउंट है 12,750 वो ऑन अकाउंट पे है। इसका क्या मतलब है? तो चलिए चलते हैं, मॉडिफाई पे मैं गया, सूरज पे। सूरज की डिटेल के अंदर जब मैंने ये सब चीजें डाली थी, तो सूरज से मुझे मिलने थे 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए मिलने थे, क्यों? क्योंकि हमने उसको सेल करी थी उधार में। तो 1 मार्च को जो हमने सेल करी थी 2,25,000 की करी थी। 31 मार्च को करी थी हमने 1,12,250 की। तो यहाँ पर आपको 1,25,000 दिख रहा है, आपको इसको 1,12,250 करना है इस तरीके से, ऐसे। और जो रिमेनिंग अमाउंट हमें उससे मिलेगा वो ऑन अकाउंट में डालना है 12,750। कहने का मतलब ये है कि मिलने तो टोटल सूरज से 3.5 लाख रुपए हैं। ऑन पेपर पे बिल वाइज मेरे पास रिकॉर्ड 337 का है। बाकी जो 12,750 है उसका मेरे पास ऑन पेपर पे रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो सेल हमने ऑन द रिकॉर्ड करी ना हो। वो
नॉर्मल करी हो। तो कई बार ऐसे होता है कि जो हमने सेल करी होती है पिछले साल की, हो सकता है कि उससे पहले का जो बैलेंस पेंडिंग है उसके पास हमारे पास मतलब वो हमारे पास कोई भी उसका बिल रिकॉर्ड नहीं है, ऑन पेपर पे रिकॉर्ड नहीं है। तो हम उसको ऑन अकाउंट पे रखेंगे। जब हमारे पास किसी डेटर से पैसा लेने का ऑन पेपर बिल वाइज रिकॉर्ड नहीं होता, तो हम उसको ऑन अकाउंट इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि अब यहाँ पर पेमेंट का जो रेफरेंस नंबर है वो ऑन अकाउंट यानी कि उसका नाम है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर रेफरेंस नंबर बिल नंबर है तो यहाँ पे हम बिल नंबर दिखाते हैं। बट अगर रेफरेंस नंबर ही नहीं है, हमें बिल नंबर ही नहीं पता कि भाई क्या है, तो हम उसको यहाँ नहीं दिखा सकते। हमें उसको इस तरीके से सेपरेट करना पड़ेगा और ऑन अकाउंट में मेंशन करके बताना पड़ेगा कि भाई उसका नाम ही रेफरेंस है। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि भाई, मान के चलो आप खुद सोचो कि किसी पार्टी ने हमें किसी बिल की पेमेंट है, वो 1 साल से नहीं करी है, तो हो सकता है कि ऑन पेपर के अंदर वो रिकॉर्ड हमारे पास डिलीट हो गया हो, तो हम उसको ऑन अकाउंट के अंदर डाल देंगे फिर। आप चलते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, जो भी हमने काम किया उसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। एक पार्टी का मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, गोस्वामी का, वो आपका होमवर्क है। जब आप सब कुछ करोगे तो कुछ होना चाहिए आपके पास जो आप खुद से करो। तो यहाँ पे मैं गया डिस्प्ले के अंदर, और यहाँ पे चलते हैं हम अपने अकाउंट रिसीवेबल्स की रिपोर्ट पे। तो यहाँ पे देखते देखते हैं अकाउंट बुक्स, अकाउंट समरी, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। या आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर ही आएगा क्योंकि हमें पैसा लेना है देना है। तो ये रहा अमाउंट रिसीवेबल, ऑल अकाउंट्स एंड ओके। तो देखो ये दिखा रहा है अबीर और सूरज से हमें मिलना है 2.5 लाख और 3.5 लाख रुपए। ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं बिल्स रिसीवेबल के अंदर, ऑल अकाउंट, बिल वाइज कंबाइंड एंड देन ओके। तो यहाँ पे देखो मुझे बिल वाइज भी दिख रही है डिटेल कि इन लोगों से मुझे पैसा मिलना है, इस बिल नंबर के तहत इतना पैसा मेरा पेंडिंग है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दिखा रहा है कितने नंबर ऑफ डेज हो चुके हैं, देखो ड्यू डेज के अंदर, कि इस वाले बिल की पेमेंट हुए इतना टाइम हो चुका है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसी बिल्स पेबल का भी आपको दिख जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। आयुषी, इसकी आप प्रैक्टिस करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, ओके।